नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। लेकिन आज पटना से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। जी हाँ, पटना में आज हम मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सुबह सुबह हमारा एक विशेष साक्षात्कार हुआ। प्रधानमंत्री ने समय निकालकर अपने प्रचार में से हमसे बात की। उस इंटरव्यू के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन कहानी कुर्सी की में खबरों का भी सिलसिला लगातार चलता रहेगा और खबरें तो आज बहुत सारी प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में खुद दी हैं। बहुत सारी हेडलाइन इस इंटरव्यू से बनी है। मैं पहले अपने मेहमानों का रूस की तरह स्वागत कर लूं। हर्षवर्धन जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। आप सबको मेरा नमस्कार पहुंचे। सर, आज पटना में हूं, आपके बगल में नहीं। नमस्कार। आप मेरे बिहार राज्य में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छी खबरें दीजिएगा सब। जी धन्यवाद सर। जी बताता हूं। अभी आपको प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से बहुत सारी खबरें निकली हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो आप देख पाए होंगे। लेकिन अभी अब हम उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको दिखाते जाएंगे और उस पर बात करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। प्रधानमंत्री के से आमना सामना तो कई बार का है। कई इवेंट्स में उनसे आमना सामना हुआ है, नमस्कार हुआ है, तस्वीरें खिंचाई हैं। लेकिन ये एक पहला मौका था जब उनसे एट लेंथ आधा घंटा करीब हम उनके साथ रहे, उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। कैमरे पर भी बातचीत हुई, कैमरे के पीछे भी बातचीत उनसे हुई। एक सबसे पहले तो आज यही बात हम लोग कर लें, जैसे राहुल गांधी इनको कहते हैं शहंशाह। वो ये कहते हैं कि ये अपने आप को राजा समझते हैं। एक ये बड़ी इमेज नरेंद्र मोदी की बनी हुई है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक लिहाज से हर सेंस में एक रिगार्ड तो है। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी इनएक्सेसिबल हैं, जैसे नरेंद्र मोदी से आप सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकते, उनसे आप सीधे सवाल नहीं पूछ सकते, या उनसे आप केवल वही सवाल पूछ सकते हैं जो शायद उनकी टीम या वो खुद ओके करते हैं। तो मैं आपको बड़ा स्पष्टली, बड़ी क्लियरली, ओपनली बताना चाहता हूँ, ऑनेस्टली कुछ नहीं ऐसा हुआ। सवाल वही थे जो हम पूछना चाहते थे, उसी तरीके से पूछेगा जिस तरीके से हम पूछना चाहते थे। वो आए, बैठे, बड़े सहज भाव से बैठे और हम क्या बातचीत करेंगे इसका कोई डिस्कशन इससे पहले नहीं हुआ था उनके साथ या उनकी टीम के साथ। और उसके बाद जब हम बैठे तो वो इससे पहले कि मतलब मैं कुछ कहूँ, उन्होंने ही मुझसे पूछना शुरू किया, आप कहाँ से हैं, मूलतः आप कहाँ से हैं, आपका राज्य कौन से राज्य से आते हैं। आपको अच्छा लगता है एक प्रधानमंत्री आपसे जब पहली बार इस तरीके से मिल रहा है और वो आपको जो है कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा था कि शायद पहली बार बातचीत करते हुए मैं शायद कैसे रहूँगा उनके साथ। तो ये तो मुझे तो एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी से बात करना, एक डायलॉग करना या डिस्कशन करना कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो अलाउ नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उस बातचीत में जो भी आप देखेंगे आप देखेंगे वो बड़ा ऑर्गेनिकली जब चर्चा चल रही है, सवाल हो रहे हैं, वो उसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं उस डिस्कशन में, वो आपको हंसते हुए भी दिखाई देंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बड़ी रिलैक्स दिखाई देगी। नेचर की सेटिंग है। हम पटना के इको पार्क में, गुरुजी हमारे यहाँ पर हैं, वो अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर आज सुबह सुबह उन्होंने इंटरव्यू का समय दिया था। एक चीज़ मैं उनसे कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया, कि वो कहते हैं कि खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं उनसे कहना चाहता था कि आपको ये भी कहना चाहिए, मैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, क्योंकि वो दिन भर तो खुद प्रचार में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ भी आप सोचिए, वो सुबह 7 बजे पहुँचे हुए, 7 बजे इंटरव्यू, उसके बाद फिर गुरुद्वारे गए, उसके बाद फिर वो अपनी अब रैलियों में चले गए, उसके बाद बनारस जाएंगे, वहाँ रोड शो करेंगे, फिर कल उनका नॉमिनेशन होगा। तो ये सिलसिला उनके लिए तो नॉन स्टॉप है। लेकिन मैं आपको बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा शुरुआत में दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आप देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर ये जितनी भी चीज़ें चिपकाने की कोशिश होती हैं कि ये शहंशाह हैं, ये तानाशाह हैं, ये डिक्टेटर हैं, आपको इस बातचीत से कहीं भी ऐसा आभास होता है कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत, पर्सनालिटी, पर्सनल तौर पर क्या वो इस किस्म के शख्स हैं? मैं आप पर छोड़ता हूं, आप देखिए। सर, यहाँ हम लोग आए तो ये यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी। तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, वो कह रही हैं अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी, अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी, और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी, जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन, सबको ट्रेनिंग किसने दी है लेकिन अब की बार 400 पार की? देश की जनता ने ट्रेन किया है लोगों को। आप तो ये कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया। आप तो मतलब इतना मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली भी, कैजुअली भी कहते हैं आप तो दे ही रहे हैं 400 मुझे। लेकिन सर इतनी मेहनत फिर मतलब
दो चीजें हैं। एक, 19 से 24 विपक्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस है, पब्लिक में उन्होंने जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की 19 से 24, वो पूरी तरह नकारात्मक रहे हैं, देश का प्रगति को रोकने वाले रहे हैं। तो पहली बात है, देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह विफल होते हुए देखा है, नकारात्मक रूप में देखा है। इतना ही नहीं, देश की प्रगति को रोकने वालों के रूप में देखा है। तो उन्होंने अपनी छवि को इतनी तबाह करके रखा है कि चुनाव के 40-50 दिन में वो छवि को सुधार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ 19 से 24 मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एनडीए सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देश को नई प्रगति पर ले जाने वाला है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भलाई करने का प्रयास किया गया है। देश के हर भूभाग में विकास की एक दृष्टि लेकर के हम चले हैं और उसके कारण पूरे देश में समान रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी सरकार फिर एक बार, ये जन मन का भाव है। सर, बहुत सारे इलेक्शंस हुए, हमने भी देखे कुछ तो, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। और अच्छा, वो अपना नंबर कोई नहीं बताया अभी तक किसी ने, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं इनको 400 क्यों चाहिए भाई, 400 का क्या करेंगे ये। तो 400 आपने भी फिगर जो दिया, 400 क्यों? मैं बताता हूं, हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहाँ है वहाँ से नीचे आने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। देश हित में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी होती है। जो लोग संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, संसद जैसी संस्था का जो लोग अस्वीकार करें, जो लोग सेना को लगातार गालियां देते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, जो मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे, ये देश की जनता इन सारी चीजों को देखती है। और इसलिए ऐसी नकारात्मक और विकृत सोच देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये आपके लिए ये 5 साल जो है, मैं ऑपोजिशन के लिहाज से पूछ रहा हूं, आपको कभी नहीं लगा कि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता अगर वो करते, देश का भला होता। लेकिन उन्होंने संसद को चलने नहीं देना, हुड़दंग करना, हर पवित्र और प्रामाणिक चीज में, और जिन विचारों को कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था जो आज इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो उसका भी विरोध करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि धारा 370 इतना बड़ा देश का सपना पूरा हुआ, जो चलो ठीक है पंडित नेहरू न कर पाए, तो इसका गुस्सा आज निकाल रहे हो भाई। हमने किया, सरदार साहब चाहते थे, नहीं हो पाया, हम कर रहे हैं। तो आप यहां तक चाहते हो कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब ये देश माफ नहीं कर सकता है। अभी आप कहते हैं राम मंदिर, एग्जैक्टली हम कहते हैं, वो कहते हैं, उनके एक 30 साल पुराने उनके परिवार के टॉप मोस्ट एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने तय किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो रामलला को फिर से टेंट में डाल देंगे और मंदिर हटा देंगे। अगर ये बात उनके घर में से निकल करके आती है तो देश के लिए चिंता का विषय है। सर, ये तो मतलब असंभव सी बातें नहीं है, लेकिन मतलब देश कैसे देखिए, कांग्रेस में इतनी विकृतियां भरी हैं। देश के जब टुकड़े हुए 45-46 में, देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कर दिए उन्होंने। कोई नहीं मानता था। साहबानो केस का कोर्ट का जजमेंट आया था, कोई नहीं मानता था कि अब 3 तलाक रहेगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट को उलट दिया और 3 तलाक देश में हमारी मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करता ही रहा। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं जी। तो ये प्रधानमंत्री से इस बातचीत का शुरुआती हिस्सा अभी आप देख रहे थे। इसमें
एक चीज़ आपने नोट की होगी कि एक तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं भाई हर नेता कॉन्फिडेंट दिखाई देता है और प्रधानमंत्री तो सुपर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। वो चुनाव चल रहा है, वो तो ये कहेंगे ही। आगे आज जब बातचीत सुनेंगे तो वो फिर इसका भी जवाब देते हैं कि भाई ये सीटें कहाँ से आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई आपको केवल आप तो सैचुरेट हो गए और 99% 100% कई कई राज्यों में आपकी सीटें हैं, तो फिर कहाँ से 400 पार। इसका जवाब भी वो आगे आपको देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पहले जो विपक्ष को लेकर के उनकी एक राय इसमें बनती हुई दिखाई दी कि भाई लोगों ने देखा है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, लोगों ने देखा है कि इनका रवैया कितना अनडेमोक्रेटिक रहा है, नेगेटिव रहा है, हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात भी आप आगे सुनेंगे कि इनको सजा मिले। हर्षवर्धन जी, जो सुना आपने अभी तक, कैसा लगा आपको? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री का एक साक्षात्कार, और साक्षात्कार देखिए बहुत हो रहे हैं, लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा। सारे इंटरव्यू अच्छे होते हैं, सब लोग बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, हर पत्रकार अपने मन में बहुत कुछ तय करके जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने सहज भाव में, जैसे सौरभ शर्मा रोज हम लोगों के साथ कहानी कुर्सी में दिखते हैं, वैसे ही आपने साक्षात्कार किया, इसके लिए बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने देखा है तो लोग देखेंगे तो उसको समझ पाएंगे, जितने सवाल लोगों के मन में आते हैं और उसी भाव से, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अवसर मिले तो वो प्रधानमंत्री से पूछेगा। अब ये वाला जो जिसको हम कहते हैं कि लोगों की नब्ज पकड़ना, अब किसी को ध्यान में हो सकता है कि आजकल के बच्चे न समझ पाएं, लेकिन संयोग से हमारा घर तो प्रयागराज इलाहाबाद में, जो शुरू में हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे, तो रेलवे पटरी के बगल था। तो हमें याद है कि जो आप सोचते हैं ना, जब रेलवे ट्रैक पे पटरी पे गाड़ी गुजरती है तो वही आपको ध्यान में आने लगता है। आप जो भी सोचिए वही ध्यान में आने लगता है। प्रधानमंत्री आपके साथ साक्षात्कार में उस भाव को पकड़ रहे हैं, उस भाव को उन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, अगली बार जाइएगा तो ट्रेन जब चलेगी तो पटरी जो चलेगी तो जो दो जॉइंट के बीच में, दो ट्रैक के जॉइंट के बीच में जो आवाज आती है, तो वो आवाज को सुनाई देगी अब की बार 400 पार। तो बहुत सहज और बढ़िया इंटरव्यू। और देखिए, मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास से बात तो कोई भी करता दिखता है, लेकिन वो आत्मविश्वास क्या अंदर से सपोर्ट करता है? क्या जिस तरह की चीजें उसके इर्द गिर्द दिख रही वो समर्थन में आ रही? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपके साथ ये साक्षात्कार और पटना का जो रोड शो हुआ, जिस रोड शो के बाद आपके साथ प्रधानमंत्री सुबह सुबह बात कर रहे हैं, वो दोनों अगर ध्यान से देखिए तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि ये सिर्फ जुमला भर नहीं है। अब कितना जाएगा ये तो कोई बताएगा, प्रधानमंत्री भी मतलब ये कहेंगे कि कोई भविष्यवक्ता ज्योतिषी जैसा तो है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उस ओर जाता हुआ दिखता है। और देश की जनता प्रधानमंत्री के कहे से सीधे सीधे रिलेट करती है। और देखिए, एक बात और मैं कहूंगा, अब ठीक है, राहुल गांधी कोई आकर कहेंगे कि हम राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ये संभव भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही, जिस तरह से राम मंदिर में अड़ंगा लगाने की कोशिश की, जिस तरह से 2019 के पहले कपिल सिब्बल चले जाते हैं कि भैया मोदी को फायदा हो जाएगा, जिस तरह से कोविड काल में भूमि पूजन होता है तो कहते हैं अरे देखो ये मोदी सारा लाभ ले लेना चाहता है, फिर मुहूर्त को लेकर शंकराचार्य को खड़ा करना, शिखर नहीं लगा, कलश नहीं पूरा हुआ, और उस सब के बावजूद जब भव्य दिव्य राम मंदिर बन जाता है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाज आती है कि राहुल गांधी चाहते थे कि इसको किसी तरह सरकार आए तो इसको रोक दिया जाए। ये ठीक लगता है, ये बात किसी भी उस व्यक्ति को जिसने राम मंदिर आंदोलन से अब तक की यात्रा देखी, उसको सही लगेगा, जुड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि 2019 के इलेक्शन से पहले, और ये कोइंसिडेंस है कि मैं बिहार में ही था, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनकी रैली के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू उनका मुझे मिला था। मतलब इतनी ड्यूरेशन थी जितना ये 20 मिनट आधा घंटे के करीब। लेकिन उल्टा आपको मैं अनुभव बताता हूँ अपना। लोग सोचेंगे प्रधानमंत्री से आप बात करने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री से आपकी टीम पहले पूछेगी कि भाई आप क्या पूछेंगे, ये नहीं पूछना चाहिए, ये मत पूछिएगा, ये ज़रूर पूछिएगा। कुछ नहीं था ऐसा, बिल्कुल नेचुरल सहज भाव का इंटरव्यू। मैंने जब राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था, उनकी टीम ज़्यादा मुझे लगी थी कि बहुत क्या सवाल पूछे जाएंगे इसको लेकर के बड़ी टची थी कि ये बात नहीं आप करेंगे, ये बात आप ये वाला सवाल आप ज़रूर पूछिएगा। मतलब उनका इंटरफेरेंस उस बातचीत में ज़्यादा था। दूसरा, प्रधानमंत्री जब आकर के बैठ रहे हैं, बातचीत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। राहुल गांधी से बातचीत करते हुए मुझे ये लगा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो जल्दबाजी में थे, या शायद उनको ये लग रहा था कि मतलब भाई
क्या है ये, बार बार मुझे इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, इतने लोगों से मुझे बात करनी पड़ रही है, मुझे उनके अंदर वो नेचुरल फ्लो कहीं नजर आ नहीं रहा था। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। राहुल गांधी ने जितनी अपनी, उनकी टीम बताती है कि बड़ी डेमोक्रेटिक छवि जो उनकी बनी हुई है, उसके उलट जो वो प्रधानमंत्री की छवि बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो शहनशाह तानाशाह हैं। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल विपरीत सी बातें दोनों में दिखाई दी। मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। गुरुजी, आपने इंटरव्यू देखा, विपक्ष के रोल पर जो वो बोले हैं, ये आपको लगता है कि भाई चुनाव में है, कहेंगे ही, और बात भी ठीक है, लेकिन मुझे तो उनके अंदर एक नाराजगी, एक गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा था कि इन्होंने 5 साल किसी काम में मेरा साथ नहीं दिया। देखिए, ये बात तो सही ही है ना। आप मुझे लगता है कि 3 बातें उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने। एक तो विपक्ष का पूरा 5 साल के अंदर नकारात्मक स्वरूप, दूसरी बात वो एक तरीके से वो गिना भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या किया है, और तीसरी बात कि किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व का हनन किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति में जितना ज़्यादा विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का हनन करने की कोशिश की है, और उसमें एक पूरी कांग्रेस का इकोसिस्टम लागू है, पत्रकार, मीडिया संस्थान, इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक वर्ग, जितना उनको उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, वो गुजरात के गोधरा के बाद से एक प्रकार की साजिश तन उन्होंने ये सब अभियान चलाया, शुरू किया। उसके ठीक विपरीत जब भी प्रधानमंत्री किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति उनका हो जाता है। कई बार ये भी लोग मजाक में कहते हैं, और कई पत्रकारों से मैं सुना हूँ कि यदि राहुल गांधी भी यदि प्रधानमंत्री से जाकर के व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे और थोड़ी देर बातचीत करेंगे तो राहुल गांधी भी उनके मुरीद होकर के बाहर निकल। और ऐसे कई पत्रकारों के मुंह से मैंने सुना है कि जब वो बातचीत में होता है, आप उनकी वो एक चीज के बारे में बहुत है, अनुशासन के बहुत प्रिय हैं, प्राइवेसी के बहुत प्रिय हैं। यदि उसकी कोई मर्यादा अतिक्रमण करता है तो वो उसको लाइक नहीं करते हैं। बाकी टू द पॉइंट बात करने में वो विश्वास करते हैं। ऐसा बहुतों ने कहा है, मैंने तो कभी इस ढंग से उनसे बातचीत की नहीं है, लेकिन जो मैं मानता हूं जरूर कि उनके व्यक्तित्व का क्षरण करने में बहुत बड़ी भूमिका एक जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था, वामपंथी इकोसिस्टम था, इन सबों ने मिलकर एक समेकित प्रयास किया है। एक बात। दूसरी बात, इस इंटरव्यू में बहुत साफ प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, और ये साफ लग रहा है कि जो 400 पार का नारा है वो एक हकीकत है, वो सिर्फ नारा देने के लिए नहीं दे रहे हैं। एक आध दो और इंटरव्यू मैंने देखा उनका प्रधानमंत्री का, और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी इच्छा होगी, देखिएगा आगे आने वाले दिनों में यदि होगा तो कहेंगे कि देखिए 399 ही तो आया, 400 नहीं आया, 400 पार कह रहे थे। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि पूरी ये जो नैरेटिव है 400 पार का, इसे जो हमने जरूर शुरू किया था, लेकिन जनता ने इसको आत्मसात कर लिया है। और आप इस देश के किसी कोने में आप चले जाएं, 400 पार का जो नारा है आपको जनता के तरफ से प्रतिध्वनित होता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा। तीसरी बात, कांग्रेस और विपक्ष ने कैसे रोड़ा अटकाया है। आप 370 का ध्यान रखिए, उन्होंने इस जिक्र किया और यह बताया कि किस प्रकार से कश्मीर को हम लोगों ने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। वहां पर एक इस्लामिक रेडिकलिज्म का बोलबाला था। आज ही हम लोगों ने चुनाव में देखा है कि लंबी लंबी लाइनें सुबह से लगी हुई थी। ऐसा कोई बता रहा था कि 1967 के बाद से इस प्रकार का लाइन कभी किसी ने लगते हुए नहीं देखा था चुनाव में। और ये बहुत हैरान करने वाली थी बातें। बहुत सारे लोग जो उन्होंने जो कश्मीर के हैं, खास करके मुस्लिम वर्ग के आने वाले लोग, वो भी आकर कह रहे थे ये एक बहुत बदला हुआ नज़ारा है, एक बहुत बदली हुई तस्वीर है। कश्मीर में इतना आगे आकर के सुबह से लाइन में लग करके वोट देना, ये बदली हुई चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री ये भी देश को याद दिलाना चाह रहे हैं कि देखो कश्मीर को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने रेडिकलिस्टों के हाथ में और पाकिस्तान परस्त लोगों के हाथ में गिरवी कर दी थी। कैसे हमने भारत की मुख्य धारा से कश्मीर को उन हाथों से, उन चंगुलों से छुड़ा करके लाया है। दूसरी बात, राम मंदिर को लेकर के कि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी ने और पूरा अपोजिशन ने विश्वासघात किया। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार थी, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण ये संभव हो पाया, नहीं तो आज भी हिंदुओं का 500 साल का कि एक जो मन की ध्वनि थी, एक मन की इच्छा थी कि वहां पर भगवान रामलला का एक विराट मंदिर देख सकें, वो संभव नहीं हो सकता था।
काशी का उद्धार संभव नहीं हो सकता था, उज्जैन का उद्धार संभव नहीं हो सकता था। जिस प्रकार से वैभव और विरासत को पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने खड़ा किया है, सेकुलरिज्म के नंगेपन ने भारत में इस प्रकार की चीजों को नहीं होने दिया था। ये जो नकली सेकुलरिज्म था, इसने भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त कर दिया था। और विकास की बात करें तो विकास के मामलों पर भी कांग्रेस पार्टी ने हर समय अड़ंगा लगाया, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो। ये सब कोई जानता है कि इस मामले को कांग्रेस ने जानबूझ करके चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बातें की। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा गुरुजी, इसलिए आपको मैं रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब बीच में। एक चीज को गब्बर टैक्स कहना, आज के दिन में 2 लाख करोड़ रुपया आपको अर्जित होता हो और आप उस टैक्स को कहें कि ये गब्बर टैक्स है, जबकि आप ही इसके लाने वाले थे। देखिए, एक मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब मैंने उनसे कहा कि भाई राम मंदिर का फैसला कोई पलट देगा, 370 कोई वापस ला देगा, तो ये तो असंभव काम है, अब देश में कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वो जो कह रहे थे कि इस मामले में कांग्रेस को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। जो शाहबानो वाला मामला हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया कि अगर मौका मिले तो ये ऐसा उनको करने सोचने में कोई गुरेज नहीं है।